को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई देता है उन्हें कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई देता है उन्हें कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई देता है उन्हें तूफान कहते हैं। जो है दीवार का सुराग है साहब, जो है दीवार का सुराग है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इन्हें ही अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। यहाँ मौजूद अतिथियों, टीचरों, भूतपूर्व विद्यार्थियों एवं मेरे साथ अभ्यास करते हुए भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन वर्ष साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेर में फंस गए थे तो रंग दे पसंद की छोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों में खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासकों के जड़ में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे और वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति थी, उनकी कसौटी थी। और इसके बाद जब 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर में घर की हालत ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, कैसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की तरह अंगूठियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उन्हें यह पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। ऐसे पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जब कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति है। और अगर यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इन्हें उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उन्हें कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन की वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन की वालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान ही हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये जमीन पर भरना है, कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशभक्ति तब बहादुर होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। कड़ा उठती है और देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ को बुझाने में रहते हैं। 4 बोतल दूध का काम मेरा रूस ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं, क्योंकि हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मुहूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मुहूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझ के मजबूर ना कीजिए, गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने का इतना ही शौक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को नया जीवन दान दीजिए। यही सच देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र है। हमारे देश की शिक्षा 2 लोगों के लिए है, पहली वो जो विद्वान है और दूसरी वो धनवान है। न सरकार मेरी है ना रब मेरा है, न सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का पूर्व है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। हम ना बहुत अंधविश्वास में जीते हैं और जब तक तो इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, अपने समाज का शिक्षक वर्ग ही बिल्ली का रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने जाति अपने धर्म को ऊंचा मानने वाला व्यक्ति दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा,
तब तक ना तो इस देश का अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्या आस्था के नाम पर हमने ही अंधविश्वास फैलाया है ना? और कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोग करते हैं। जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मत इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न तो हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, न हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की। जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए जब परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। और जब तक हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश में महिला की पूजा नहीं, उसकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक आंख लटकाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से जतीन, चैत्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाल्या, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मानव मूल्यों के आंगनों में छिन्न छिन्न पे बंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर में बाहर से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग अ फीली प्राउड मदरलैंड टू बी एन इंडियन, कि मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ हमारी सरहद पर जिंदा हमारी रक्षा करने वाला हर उस युवा को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण को संभव करने की कल्पना भी असंभव है। और आज मैं भारत की बेटी इस मंच पर आप पूरी जवाबदारी के साथ यह कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र निर्माण को संभव करने के लिए मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है।